हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार क्लास को करके अपने आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। मजबूती से आप काम कर रहे होंगे और इस बार सफलता आपकी होनी चाहिए। इस बार सफलता एकदम आपकी होनी चाहिए, ठीक है? तो हो चुका है आगाज रण का, हो चुका है आगाज रण का, जीत की तैयारी कर लो। और जितनी सफलता पानी है उसके लिए उतनी ही तेजी से मेहनत की जिम्मेदारी कर लो, ठीक है? तो मेहनत करने से आप लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। आप लास्ट क्लास में पढ़े थे जयमंडल। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि जयमंडल क्या है? जीव के लिए सभी अनुकूल दशाओं वाला पृथ्वी पर पाया जाने वाला भाग है जहां जीव बिना किसी रक्षात्मक साधनों के आसानी से रह सकता है, ठीक है? जीव के पाए जाने की सर्वाधिक संभावना कहाँ थी? जयमंडल में थी। मैंने आपको बताया था स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल का उभयनिष्ठ भाग जहां जीवन के लिए सभी अनुकूल दशाएं हैं वो क्या है? जयमंडल है, जहां पर जीव के पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। क्या है? सर्वाधिक संभावना है। और इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि पृथ्वी पर जयमंडल कैसे बनेगा, जब स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों क्या होंगे? उभयनिष्ठ होंगे। और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 29.2% भाग पर, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 29.2% भाग पर स्थल मंडल एवं बचे भाग 70.8% भाग पर जलमंडल है। और जो पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल हो तो भाई पृथ्वी का ही है, कोई दूसरा तो शेयर करने वाला है नहीं। तो जब कोई दूसरा शेयर नहीं करेगा तो 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। इतनी बातें हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। और चूंकि जीवमंडल में ही जीव के पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है तो ये भी हम दिखा चुके थे कि जो जीव है वो कहाँ मिलेगा? जीव जीवमंडल मिलेगा। और जब जीव जीवमंडल मिलेगा तो जीव अकेला तो होगा नहीं, अन्य जीव भी वहीं होंगे। जीव अकेला तो होगा नहीं, अन्य जीव भी वहीं होंगे। तो जीव के जब चारों ओर हम देखेंगे चीजें तो या तो हमको सारी की सारी चीजें देखने पर जब पता चलेंगी कि जीवन जिसमें है उनको हम लोग जैविक कह देंगे और जिनमें जीवन नहीं है, क्योंकि ये जो जीव है वो स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के उभयनिष्ठ भाग में है। तो जैवमंडल में तीनों चीजें तो आ ही रही होंगी। क्या हमारे आसपास स्थल मंडल की चीजें नहीं है? क्या हमारे पास जलमंडल की चीजें नहीं है? क्या हमारे आसपास वायुमंडल की चीजें नहीं है? सभी चीजें हमारे आसपास हैं, तभी तो हमारा जीवन है, तभी तो हमारा क्या है, तभी तो हमारा जीवन बना हुआ है। ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, ये वाली बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। आइए बात करते हैं जीव के चारों ओर, है ना? क्या है? जीव के चारों ओर, जीव के चारों ओर, जीव के चारों ओर क्या मिला? जीव के चारों ओर दो तरीके की चीजें मिली। क्या क्या मिली? जैविक पदार्थ मिले जिनको आप आज से क्या इंग्लिश में बोलेंगे? बायोटिक सब्सटेंस बोलेंगे। जैविक पदार्थ जिनको आप क्या बोलेंगे? जैविक पदार्थ जिनको आप बोलेंगे बायोटिक सब्सटेंस। जैविक पदार्थ जिनको आप क्या बोलेंगे? बायोटिक सब्सटेंस बोलेंगे, बायोटिक सब्सटेंसेस बोलेंगे, ठीक है? बायोटिक सब्सटेंसेस बोलेंगे, ठीक है? जैविक पदार्थ, बायोटिक सब्सटेंसेस। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा अजैविक पदार्थ। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा अजैविक पदार्थ जिनको आप क्या बोलेंगे? जिनको आप बोलेंगे अबायोटिक। इनको आप क्या बोलेंगे? अबायोटिक सब्सटेंसेस बोलेंगे, अबायोटिक सब्सटेंसेस बोलेंगे। क्लियर हो रही है बात? हमने जब जीव को ध्यान से देखा तो जीव के चारों ओर केवल हमको यही दोनों प्रकार की चीजें दिखाई दी, एक वे जिनमें जीवन है और एक वे जिनमें जीवन नहीं है। जिनमें जीवन है उनको हमने जैविक पदार्थ कहा, जिनमें जीवन नहीं है उनको हमने अजैविक पदार्थ कहा, ठीक है? जैविक पदार्थों में कौन कौन आ गया? इसमें केवल आपको तीन ही लोगों को एंट्री देनी है। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे यदि किसी भी जगह पर आप देखेंगे और पेड़ पौधे कैसे हैं? ग्रीन हैं, तो वो काम करेंगे भोजन निर्माण का, हम लोग क्या कहेंगे? उत्पादक कह देंगे, ठीक है? दूसरे कौन हैं? दूसरे जंतु हैं जो कि अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, इनको हम लोग उपभोक्ता कहेंगे। और तीसरे कौन हैं? तीसरे हैं सूक्ष्म जीव। तीसरे कौन हैं? सूक्ष्म जीव। इन तीनों के अलावा आपको किसी को एंट्री नहीं देनी है। किसमें? इन तीनों के अलावा आपको किसी को एंट्री नहीं देनी है जैविक पदार्थों में। तो पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव ये किसी भी जीव के चारों ओर पाए जाएंगे। और ये जीव के चारों ओर मिलकर किस बात को बता रहे होंगे कि जीव के चारों ओर मिल रहे हैं जैविक पदार्थ। क्या मिल रहे हैं? जैविक पदार्थ।
फिर अजैविक पदार्थों की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको स्थल मंडल की सारी चीजें मिल जाएंगी। क्या हमारे आसपास पर्वत पठार मरुस्थल ये सब देखने को मिलते हैं? बिल्कुल देखने को मिलते हैं। फिर हमारे आसपास क्या मिलता है देखने को? हमारे आसपास जलमंडल मिलता है देखने को, जल मंडल मिलता है देखने को। फिर हमारे आसपास क्या देखने को मिलता है? फिर हमारे आसपास वायुमंडल मिलता है। क्या मिलता है? वायुमंडल मिलता है, वायुमंडल मिलता है। अब ये देखिए, मंडल कहने से आपको कल की बातें सब याद होंगी ना, कि मंडल में, जलमंडल में, वायुमंडल में, स्थलमंडल में क्या क्या चीजें आ रही हैं। ये सारी की सारी क्या होती हैं? अजैविक पदार्थ होते हैं। तो जीव के चारों ओर मिल रहे जैविक पदार्थ और अजैविक पदार्थ जीव के चारों ओर एक आवरण बनाते हैं। जीव के चारों ओर पाए जाने वाले इन पदार्थों से बने आवरण को ही आप जीव का क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो पहुंच गए हम लोग पर्यावरण की परिभाषा पर। कहां पर पहुंच गए हम लोग? पर्यावरण की परिभाषा पर पहुंच गए हैं। और पर्यावरण की जो परिभाषा है उसको आप किस तरीके से लिखेंगे, उसमें आप दो टेक्निकल टर्म्स का यूज करेंगे जो केवल पर्यावरण के लिए ही यूज हो रहे हैं। पर्यावरण की परिभाषा में आप जो दो टर्म्स यूज करेंगे वो पर्यावरण के लिए ही यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो पर्यावरण की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ इन्वायरमेंट। अभी तक हम लोगों ने पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ सीखा था, अब हम लोग पर्यावरण के डिफिनीशन सीखने जा रहे हैं, पर्यावरण की परिभाषा देखने जा रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण की हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? परिभाषा देखने जा रहे हैं। तो पर्यावरण की परिभाषा को बहुत आसानी से आप यहां पर देखिए, क्या है? जीव के चारों ओर, जीव के चारों ओर जीव के चारों ओर पाए जाने वाले, जीव के चारों ओर पाए जाने वाले, पाए जाने वाले जैविक एवं अजैविक, जैविक एवं अजैविक, इसको आप बोलेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक, जैविक एवं अजैविक पदार्थों से, अजैविक पदार्थों से बना आवरण। जैविक एवं अजैविक पदार्थों से बना आवरण। पर्यावरण की परिभाषा में आपको ध्यान रखना है किसके चारों ओर? जीव के चारों ओर। किनसे बना आवरण है? जैविक एवं अजैविक पदार्थों से बना आवरण। तो आप किसको पर्यावरण कह रहे हैं? आप उस आवरण को पर्यावरण कह रहे हैं जो जीव के चारों ओर है, जो किससे बना हुआ है? जैविक और अजैविक पदार्थों से बना हुआ है। आप अच्छी तरीके से पहचानते हैं किन पदार्थों को जैविक पदार्थ और किन पदार्थों को हम लोग अजैविक पदार्थ कहेंगे, किन पदार्थों को आप जैविक पदार्थ और किन पदार्थों को आप अजैविक पदार्थ कहेंगे। ये तो हो जाती है इतना सीखने के बाद डिफिनीशन। इस थोड़ा सा और भी हम लोग अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं। आप मुझे बताइएगा कि जो भी हमारे चारों ओर मिलने वाले पदार्थ हैं, चाहे वो जैविक हों चाहे वो अजैविक हों, वो हमें प्रभावित करते हैं। वो हमें क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। सपोज दैट आपके आसपास जो ताप मिल रहा है, यदि वो कम है तो सर्दी है, यदि ज़्यादा है तो गर्मी है। सर्दी में आपका रहन सहन, आपके क्रियाकलाप कैसे होते हैं? गर्मी में आपके रहन सहन क्रियाकलाप कैसे होते हैं? आपका खान पान और आपका जो भी संरचना है ये भी कहीं ना कहीं इस पर निर्भर कर रही है। आप देखेंगे यूरोप क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संरचना, और आप देखेंगे कहाँ पर, आप देखेंगे अफ्रीका क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संरचना, सब में क्या है? अंतर है। यदि हमारे आसपास की जो दशाएं हैं वो अनुकूल ना रहकर विपरीत होने लगे, यदि वो दशाएं जो हैं वो जो अभी तक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी थी, उन दशाओं में विपरीत होने लगे, वो दशाएं विपरीत यानी कि अपोजिट होने लगे, तापमान बहुत बहुत कम हो जाए या बहुत बहुत ज़्यादा हो जाए, जल की मात्रा बहुत कम हो जाए, जो भी मात्रा है वो प्रदूषित हो जाए, वायु में टॉक्सिक गैसेस मिलती जाएं, हमारे आसपास का भोजन जो है वो सब समाप्त हो जाए, तो क्या हमारा जीवन बना रह पाएगा? नहीं। ये हमारे आसपास की चीज़ें तो हैं जो हमको घेरे हुए हैं, जिनको आप अभी आवरण के रूप में पर्यावरण पर्यावरण कह रहे थे, वही सारी चीज़ें तो हैं। तो आप कह सकते हैं जो पर्यावरण है वो जीव को प्रभावित करता है, जीव भी पर्यावरण को प्रभावित करता है, और पर्यावरण जो है वो जीव के चारों
चारों ओर पाई जाने वाली बाह्य दशाएं हैं जो जीव को बड़ी अच्छी तरीके से प्रभावित कर रही हैं, उसी को मैं यहाँ पर लिखूंगा। आप बताइएगा कि आप उस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं। जीव के चारों ओर, जीव के चारों ओर, जीव के चारों ओर पाई जाने वाली, जीव के चारों ओर पाई जाने वाली, जीव के चारों ओर पाई जाने वाली बाह्य दशाएं, बाह्य दशाएं या शक्तियां, बाह्य दशाएं या शक्तियां, जीव के चारों ओर पाई जाने वाली बाह्य दशाएं या शक्तियां जो जीव की संरचना, क्रियाकलाप, जीव की संरचना, क्रियाकलाप, रहन सहन एवं अस्तित्व को प्रभावित करती हैं, जीव के चारों ओर पाई जाने वाली बाह्य दशाएं, शक्तियां जो जीव की संरचना, क्रियाकलाप, रहन सहन एवं अस्तित्व को प्रभावित करती हैं का योग, इनका शक्तियों का योग जीव का पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण, जीव का पर्यावरण, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पर्यावरण हमेशा किसके लिए परिभाषित होगा, जीव के लिए परिभाषित होता है। क्या कहलाता है, जीव का पर्यावरण कहलाता है। बोलो बात क्लियर हो पा रही है। तो जीव के चारों ओर पाई जाने वाली बाह्य दशाएं या शक्तियां जो जीव की संरचना को, उसके क्रियाकलापों को, एक्टिविटीज को, उनके रहन सहन को, उनकी संरचना को, उनके अस्तित्व को प्रभावित करती हैं, उन सब का योग यानी समेशन कर दिया जाए, दशाओं का, बाह्य दशाओं का योग समेशन कर दिया जाए तो जीव का पर्यावरण कहलाता है। उनका योग क्या कहलाता है, जीव का पर्यावरण कहलाता है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जीव का पर्यावरण जीव के अस्तित्व को बनाए रखता है, और यदि वो सिचुएशन एडवर्स हो जाए, वे दशाएं, वे शक्तियां क्या हो जाएं, अपोजिट हो जाएं, तो फिर जीव का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है जीव का पर्यावरण। यहां से आपको समझेंगे कि पर्यावरण पढ़ना क्यों जरूरी है। यहां से आपको कुछ क्लियर होगा कि पर्यावरण पढ़ना क्यों जरूरी होता है। आई होप कि पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण का थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको हुआ होगा। ठीक है, अब यहीं पर दूसरा टर्म आके जुड़ता है, दूसरा टर्म आके जुड़ता है पर्यावरण के घटक या संगठक। यहां पर दूसरा टर्म आके जुड़ा करता है पर्यावरण के घटक, या फिर आप इसी को बोलते हैं संगठक। पर्यावरण के घटक या फिर आप इसी को बोलते हैं क्या, संगठक। ठीक है, पर्यावरण के घटक या फिर आप इसी को क्या बोलते हैं, संगठक बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं components of components of components of environment। क्या है components of environment, क्या है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप देखिएगा। सिंपल सा है लेकिन आपको चीजों को समझने में आगे मदद करेगा। ठीक है, क्या है यहाँ पर घटक या संगठक वर्ड, इसको थोड़ा समझ लीजिए। घटक या संगठक वर्ड क्या होता है। जैसे मैं कहूं कि आप मुझे बताइएगा किसी भी मशीन के पार्ट्स क्या हैं। मैं कहूं कि जो पंखा है, फैन है, इसके पार्ट्स क्या हैं, एसी के पार्ट्स क्या हैं, ठीक है, इस कैमरे के पार्ट्स क्या हैं, इस डिजिटल बोर्ड के पार्ट्स क्या हैं, तो उनके लिए दूसरा वर्ड जो यूज किया सकता है घटक, दूसरा वर्ड यूज किया सकता है कंपोनेंट्स, दूसरा वर्ड यूज किया सकता है संगठक। तो कहने का मतलब है वे सभी छोटी छोटी चीजें जो मिलकर एक बड़ी चीज का निर्माण करती हैं,
वे सभी छोटी चीजें बड़ी चीज के घटक या संगठक कहलाती हैं। फिर से समझिएगा, वे सभी छोटी छोटी चीजें जो मिलकर एक बड़ी चीज का निर्माण करती हैं, तो वे सभी छोटी छोटी चीजें बड़ी चीज के घटक या संगठक कहलाती हैं। क्लियर हो रही है बात? बोलो क्लियर हो रही है? कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब क्या होगा कि पर्यावरण किन किन चीजों से मिलकर बना है, बस इतना बता दो, पर्यावरण के क्या हो जाएंगे? घटक हो जाएंगे। तो पर्यावरण की परिभाषा पर यदि आप गौर करें तो पर्यावरण जो है ये आवरण है, और जो आवरण है वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है जैविक पदार्थों से और अजैविक पदार्थों से। तो पर्यावरण के आवरण में दो प्रकार के पदार्थ हैं। पर्यावरण का जो आवरण है वो दो प्रकार के पदार्थों से निर्मित है, एक है जैविक और दूसरा है अजैविक। तो देखो, एक घटक क्या हो जाएगा? जैविक घटक। दूसरा घटक क्या हो जाएगा? अजैविक घटक हो जाएगा। एक घटक जैविक घटक और दूसरा घटक क्या हो जाएगा? अजैविक घटक हो जाएगा। क्लियर हो पा रही है बात? एक घटक जैविक और दूसरा घटक क्या हो जाएगा? अजैविक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जैविक घटक, जिसको आप क्या बोलेंगे? बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट। अच्छी तरीके से समझते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, इसका मतलब क्या होगा? जैविक पदार्थों से बना घटक। जैविक पदार्थों से बना घटक बायोटिक कंपोनेंट हो जाएगा। जैविक पदार्थों से बना घटक क्या हो जाएगा? बायोटिक कंपोनेंट हो जाएगा। इसमें आपके तीन चीजें आ जाएंगी। क्या आ जाएंगे? पादप आ जाएंगे, जिनको आप फ्लोरा बोल रहे हैं। पादप में पेड़ पौधे, वनस्पतियां, झाड़ियां, औषधियां, खरपतवार, सब कुछ इसी में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है जंतु। दूसरा क्या है? जंतु। ठीक है, और तीसरा क्या है? तीसरा है सूक्ष्म जीव। तीसरा क्या है? सूक्ष्म जीव। तीसरा है सूक्ष्म जीव। मैं एक चीज और आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर इन नामों के अलावा और आपको नाम क्या दिख सकते हैं। क्योंकि जो पादप होते हैं वो हम मान के चलते हैं कि मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन प्लांट्स हैं, तो वो किसी भी इकोसिस्टम में रहकर, किसी भी पारितंत्र में रहकर भोजन निर्माण का काम करेंगे, स्वयं भोजन निर्मित करेंगे और अन्य जीवों को भी भोजन उपलब्ध कराएंगे। तो उनको हम लोग यहाँ पर क्या कह दे रहे हैं? उनको हम लोग यहाँ पर उत्पादक कह दे रहे हैं। इनको हम लोग यहाँ पर क्या कह दे रहे हैं? उत्पादक। और आप इनको इंग्लिश में बोलेंगे प्रोड्यूसर्स। क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स बोल देंगे। इनको आप क्या बोल देंगे? प्रोड्यूसर्स बोल देंगे। ठीक है, दूसरा जंतु जो है, किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी पारितंत्र में जो जंतु हैं, किसी भी पारितंत्र में जो जंतु हैं, ये कभी अपने भोजन का निर्माण नहीं करेंगे। ये हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ये हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहेंगे? ये पादपों पर या उत्पादकों पर निर्भर रहेंगे। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? इनको हम लोग कहेंगे उपभोक्ता। इनको हम लोग क्या कहेंगे? इनको हम लोग कहेंगे उपभोक्ता, या आप कह सकते हैं इनको क्या? इनको आप कह सकते हैं कंज्यूमर्स। इनको आप क्या कह सकते हैं? कंज्यूमर्स कह सकते हैं। इनको आप क्या कह सकते हैं? कंज्यूमर्स कह सकते हैं। और जो सूक्ष्म जीव हैं, इनमें से सूक्ष्म जीवों में से कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं वो मृत पेड़ पौधों और मृत जंतुओं, यानी कि मृत उत्पादक और मृत उपभोक्ता के शरीर को अपघटित करके उनसे पोषण प्राप्त करेंगे। इसलिए इनको हम लोग क्या कहेंगे? इसलिए इनको हम लोग कहेंगे अपघटक। इसलिए हम लोग इनको क्या कहेंगे? अपघटक कहेंगे, डीकंपोजर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? डीकंपोजर्स कहेंगे। डीकंपोजर्स कहेंगे। क्लियर हो रही है बात? इसके बाद दूसरा घटक जो आपने बताया, जो दूसरा घटक आपने बताया उसको आप देख लीजिए जरा। दूसरा घटक आपने क्या बताया था? दूसरा घटक आपने बताया था अजैविक घटक। दूसरा घटक आपने क्या बताया था? अजैविक घटक। ये कोई कठिन तो है नहीं। पर्यावरण जीव के चारों ओर का आवरण है, जो आवरण बना रहा है वही उसका पर्यावरण घटक हो जा रहा है। तो आवरण बना रहे हैं जैविक पदार्थ, और अजैविक पदार्थ। तो एक हो गया जैविक घटक, दूसरा हो गया अजैविक घटक। इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे अबायोटिक कंपोनेंट। क्या बोलेंगे? अबायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। अबायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। क्लियर हो रहा है? अबायोटिक कंपोनेंट। इसमें कौन कौन आएगा ये भी ध्यान दीजिएगा। इसमें कौन कौन आएगा?
इसमें आप सबसे पहले रख देंगे किसको, इसमें आप सबसे पहले रख देंगे किसको, भौतिक पदार्थों को। भौतिक पदार्थ में आप जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल रख दीजिए। स्थलमंडल की जितनी भी चीजें हैं, जलमंडल एवं वायुमंडल। और दूसरा क्या है, दूसरा है कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और तीसरा क्या है, अकार्बनिक पदार्थ। इनको हम अलग से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या है, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। तीसरा क्या है, अकार्बनिक पदार्थ। तीसरा क्या है, अकार्बनिक पदार्थ। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पर्यावरण के अजैविक घटक में हम लोगों ने किनको किनको रख लिया। हमने यहाँ पर भौतिक पदार्थ जिसमें स्थलमंडल, लिथोस्फीयर, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर और वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर हो गया। कार्बनिक पदार्थ यानी कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और अकार्बनिक पदार्थ यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो जाता है। अच्छा, एक घटक बचा हुआ है, उस घटक को मैं थोड़ा सा आपको एक मिनट बाद बताता हूँ। पहले आप कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के बारे में लिख लेते हैं यहाँ पर। इसमें हम लोग के क्या क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वसा आदि। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अकार्बनिक पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बहुत सिंपल सा है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इसमें कौन कौन आएगा, इसमें कौन कौन आएगा, इसमें जैसे कि फास्फोरस रख दीजिए, फास्फोरस, कैल्शियम, इनकी भी आवश्यकता है और ये भी हमारे चारों ओर है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयोडीन, लौह तत्व आदि। ठीक है, आदि। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अकार्बनिक पदार्थ। ये क्या हो जाएगा, अकार्बनिक पदार्थ। अब देखिए यहाँ पर
आप सब लोग देख रहे होंगे कि मैंने कुछ जगह छोड़ रखी है, कोई बात होगी जिसके लिए जगह छोड़ रखी है, बिना बात के तो कोई जगह छोड़ेगा नहीं, है ना, कोई बिना बात के कोई चीज़ तो होती नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए जब पर्यावरण को परिभाषित करते हैं तो पर्यावरण को परिभाषित करते समय आपने क्या कहा कि जीव के चारों ओर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक पदार्थों से बना आवरण, यानी कि पर्यावरण क्या है, एक आवरण है जिसका निर्माण हुआ है जैविक और अजैविक पदार्थों से। तो घटक का मतलब होता है वे सभी चीज़ें जो मिलकर किसी चीज़ को बनाती हूँ, तो बड़ी चीज़ के वो छोटी चीज़ें क्या कहलाती हैं, घटक कहलाती हैं। तो यहाँ पर आवरण बन रहा था जैविक पदार्थों से, अजैविक पदार्थों से। तो एक घटक बनता है जैविक घटक, दूसरा घटक क्या बनता है, अजैविक घटक। क्लियर है? उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी ये भी मैंने आप लोगों से स्पष्ट रूप से बता दी है। अब मेरी बात सुनिएगा कि यदि आपसे कहा जा रहा है कि जो पर्यावरण है वो किसके लिए परिभाषित हो रहा है, तो आप कह रहे हैं जीव के लिए परिभाषित हो रहा है। और जीव कौन है, जिसमें कि जैविक क्रियाएं होती हैं। जीव कौन है, जिसमें जीवन है, ठीक है। और जीवन क्या है, अब ये सिंपली समझना है, इसको लिखना नहीं है। जिसमें क्या है, जिसमें जीवन है। और जीवन जो है वो क्या है, जैविक क्रियाओं का नाम है। जिसमें जीवन है और जीवन क्या है, जैविक क्रियाओं का नाम है। और जैविक क्रियाओं के होने के लिए आप मुझे बस इतना बता दीजिए, जैविक क्रियाओं के होने के लिए किसकी आवश्यकता है, जैविक क्रियाओं के होने के लिए किसकी आवश्यकता है, जो जैविक क्रियाएं हैं इनके होने के लिए किसकी आवश्यकता है। तो जैविक क्रियाओं के होने के लिए आवश्यकता है ऊर्जा की। जैविक क्रियाओं के होने के लिए किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। और जो जीव को ऊर्जा है, ध्यान दीजिएगा, जो जीव को ऊर्जा है ये कहाँ से मिलती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जीव को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, जीव को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। बहुत से लोग क्वेश्चन का आंसर करते हैं सूर्य। तो याद रखिएगा मेरे लाल, मेरे जीवों, कि यदि आप लोग भोजन प्राप्त ना करें, यदि भोजन ना करें तो सूर्य के सामने 2-3 दिन खड़े रहें, तो क्या आप सभी लोगों का जीवन रह पाएगा, नहीं। गलती मत करिएगा। जब पूछा जाए कि पृथ्वी पर ऊर्जा कहाँ से आती है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप सूर्य बताएंगे। जैवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य बताएंगे। यदि पूछा जाएगा कि जीवों में ऊर्जा का या फिर पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य बताएंगे। लेकिन जब भी बात आएगी कि जीव को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, जीव को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो आप हमेशा बताएंगे कि जीव को ऊर्जा मिलती है भोजन से। जीव की ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत, जीव की ऊर्जा प्राप्ति स्रोत, जीव की ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत, जीव की ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत, ठीक है, जीव की ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत क्या है, भोजन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी है, भोजन। और भोजन की परिभाषा भी यही है कि वे सभी पदार्थ जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन कहलाते हैं। भोजन क्या है, भोजन वे सभी पदार्थ हैं जिनसे मिलती है ऊर्जा, ठीक है, जिनसे मिलती है ऊर्जा। अब जीव को जब हमने खंगाला तो जीव में फिर हमको समझ में आया कि इसमें कौन है, पादप है, ठीक है, इसमें कौन है, इसमें जंतु हैं, और इसमें कौन है, सूक्ष्म जीव हैं। आप मुझे बताइएगा कि इन सबको किसकी आवश्यकता है, इन सबको आवश्यकता है ऊर्जा की। इनको अपना जीवन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। और ऊर्जा इनको कहाँ से मिलेगी, भोजन से मिलेगी। अब ये भोजन आए कहाँ से, पृथ्वी पर भोजन आए कहाँ से, इस पर बात आई। तो हरे पेड़ पौधों ने कहा मैं हूं ना, जो हरे पेड़ पौधों ने कहा मैं हूं, मैं भोजन का निर्माण करूंगा, अपने लिए ही भोजन नहीं बनाऊंगा, अपने साथ साथ मैं जंतुओं को भी भोजन उपलब्ध कराऊंगा। इसीलिए तो मुझको उत्पादक कहेंगे, इसीलिए तो मुझको क्या कहेंगे, इसीलिए मुझको प्रोड्यूसर कहेंगे। तो ये बात कि भोजन कहाँ से आएगा, भोजन कौन बनाएगा, ये सारी जिम्मेदारी किसने ली, प्लांट्स ने ली। ये सारी जिम्मेदारी किसने ली, प्लांट्स ने ली। वे सभी प्लांट्स जो कैसे थे, क्लोरोफिल युक्त थे। वे सभी प्लांट्स जो कैसे थे, क्लोरोफिल युक्त थे। क्लोरोफिल युक्त पौधों ने क्या किया, अपना भोजन स्वयं बनाने की जिम्मेदारी ली। क्लोरोफिल युक्त पौधे स्वयं भोजन निर्मित किए, स्वयं भोजन निर्माण, है ना। क्लोरोफिल युक्त पौधे क्या करते हैं, स्वयं भोजन निर्माण करते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। और जो स्वयं भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया है, इनका स्वयं भोजन निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या कहा गया, उस प्रक्रिया को कहा गया प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। उस प्रक्रिया को क्या कहा गया, प्रकाश संश्लेषण कहा गया। फिर से एक बार सुनिएगा, जीवन बनाए रखना है तो जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की प्राप्ति करनी है। ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, भोजन। तो भोजन की आवश्यकता पेड़ पौधों को भी है, जंतुओं को भी, सूक्ष्म जीवों को है। ये भोजन आए कहां से, तो जो पादप हैं,
जो पादप जगत है उसमें क्लोरोफिल पौधों ने कहा मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं, मैं अपना भोजन बनाऊंगा, अपने भोजन के निर्माण के साथ साथ मैं जंतुओं को भी भोजन उपलब्ध कराऊंगा। तो यहाँ पर स्वयं भोजन निर्माण का कार्य होता है और इस प्रक्रिया को जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स या क्लोरोफिल पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो उसमें 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, एक होती है जल की, एक होती है क्लोरोफिल और एक होती है प्रकाश की। एक किसकी होती है? क्लोरोफिल के अलावा एक किसकी होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आप देखो ये जो CO2 है ये कहां से आती है? ये आती है वातावरण से। ये जो CO2 है ये कहां से आती है? वातावरण से आती है, यानी कि एटमॉस्फेयर से आती है। जो जल है ये जड़ों द्वारा अवशोषित मृदीय जल है या भूमिगत जल है। क्लोरोफिल पेड़ पौधों में है। और जो प्रकाश है ये कोई भी हो सकता है जिसमें कि विजिबल लाइट रेज हो। कोई भी प्रकाश जो कि विजिबल लाइट रेज रखता होगा, दृश्य प्रकाश किरणें रखता होगा, वो प्रकाश संश्लेषण के लिए सुटेबल प्रकाश है। तो कभी कभी पूछते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है क्या ये कृत्रिम प्रकाश में हो सकती है? आप कहेंगे यस। क्या कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जिम्मेदार हो सकता है? तो आप कहेंगे यस। हाँ, उस कृत्रिम प्रकाश में होना चाहिए विजिबल लाइट रेज। तो आपके लिए क्वेश्चन बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है प्राकृतिक प्रकाश में, कृत्रिम प्रकाश में, दोनों प्रकार के प्रकाश में, और तीसरा है हमें नहीं पता है किस प्रकार के प्रकाश में होगी। तो ध्यान रखिएगा दोनों प्रकार के प्रकाश में होगी। बहुत से लोग केवल आंसर करेंगे क्या? प्राकृतिक प्रकाश। बहुत से लोग केवल आंसर करेंगे प्राकृतिक प्रकाश, लेकिन आप आंसर करेंगे दोनों प्रकार का प्रकाश। दोनों प्रकार का प्रकाश। आप देखें प्रकाश तो दोनों प्रकार का हमने मान लिया कि दोनों प्रकार का प्रकाश होगा। प्रकाश जो है हमने मान लिया कि दोनों प्रकार का प्रकाश होगा, लेकिन हमने मान लिया कि दोनों प्रकार का प्रकाश होगा, हमने मान लिया कि दोनों प्रकार का प्रकाश होगा, लेकिन पहले ये तो समझो आप, पहले ये तो समझो कि दोनों प्रकार का प्रकाश होगा। तो कृत्रिम प्रकाश और प्राकृतिक प्रकाश दोनों प्रकार का प्रकाश यहाँ पर यूजफुल हो जाएगा। लेकिन ये समझो कि ये जो पेड़ पौधे हैं कोई विशेष जगह पर तो है नहीं, किसी के घर पे किसी एक जरा सी जगह पर तो है नहीं, ये तो पूरी प्रकृति में है। और पूरी प्रकृति में कृत्रिम प्रकाश कौन पहुंचाएगा? पूरी प्रकृति में कृत्रिम प्रकाश कोई नहीं पहुंचा पाएगा। अब क्या होगा, हम एक ऐसे स्रोत की आवश्यकता होगी जो सभी को प्रकाश पहुंचा दे, और वो जो प्रकाश होगा वो प्राकृतिक स्रोत से प्रकाश प्राप्त हो रहा होगा। वो प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत क्या, वो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या होगा? सूर्य होगा। तो आप मुझे बताओ कि यदि यहाँ पर सौर ऊर्जा प्राप्त ना हो, सूर्य से प्रकाश प्राप्त ना हो, क्या हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाएंगे? ना ना ना। क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया ना हो पाने पर अपना भोजन बना पाएंगे? नहीं। क्या भोजन ना बन पाने पर ये अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कर पाएंगे? नहीं। तो पेड़ पौधे जो होंगे वो ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति ना होने के कारण जैविक क्रियाओं के संचालन में संचालन नहीं होगा उनके अंदर, तो वो समाप्त हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। पेड़ पौधों ने जिम्मेदारी ली थी कि हम अपना भोजन बनाने के साथ साथ जंतुओं को भी भोजन उपलब्ध कराएंगे। इन पेड़ पौधे तो बचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाए, वो सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं कर पाए। तो बताइएगा क्या अन्य जंतु भी बचेंगे? क्या जंतु भी बचे रहेंगे? नहीं। जंतुओं को भोजन ना मिलने से जंतु भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, पेड़ पौधे तो समाप्त हुए ही। अब बात आएगी सूक्ष्म जीवों की। सूक्ष्म जीव कहेंगे हम तो छोटे छोटे जीव हैं, हम तो पेड़ पौधों में से या जंतुओं में से ही कोई थे, लेकिन पेड़ पौधे भी नहीं बचे, जंतु भी नहीं बचे, तो हमारा इस पृथ्वी पर क्या रहना? हमारा भी इस पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं है, हम भी समाप्त हो जाएंगे। तो जीव हो गए समाप्त। जब जीव हो गए समाप्त तो किसके चारों ओर का आवरण देखोगे? नहीं, किसी के चारों ओर का आवरण नहीं देखोगे। जब जीव नहीं तो पर्यावरण नहीं, और जीव को बनाए रखना है तो जीव की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करनी है। ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करनी है तो भोजन देना है। भोजन जो है वो कौन देगा? तो भोजन स्वयं पेड़ पौधे बनाएंगे, जिनके लिए सूर्य प्रकाश या फिर सौर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आप मुझे बताइएगा कि हम पर्यावरण के घटक तभी पढ़ पाएंगे जब जीव रहेगा, और जीव के बने रहने के लिए भोजन बनना बहुत जरूरी है, और भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो एक घटक मेरा छूटा हुआ था, यहाँ पर एक घटक कौन हो जाएगा मेरे लाल? यहाँ पर एक घटक हो जाएगा ऊर्जा घटक। यहाँ पर एक घटक कौन हो जाएगा? ऊर्जा घटक हो जाएगा, एनर्जी कंपोनेंट हो जाएगा। कौन सा
हो जाएगा, एनर्जी कंपोनेंट हो जाएगा। और इस एनर्जी कंपोनेंट में कौन आएगा? इस एनर्जी कंपोनेंट में कौन आएगा? इस एनर्जी कंपोनेंट में आएगा आपका सौर ऊर्जा। कौन आएगा? सौर ऊर्जा आएगा। ध्यान दीजिएगा, इस एनर्जी कंपोनेंट में कौन आएगा? इस एनर्जी कंपोनेंट में सौर ऊर्जा आएगा। कभी कभी आप सौर ऊर्जा के साथ साथ यहाँ पर भूगार्भिक ऊर्जा भी देखते हैं, जिसको हम लोग जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। भूगार्भिक ऊर्जा है ना, भूगार्भिक ऊर्जा। क्लियर है? अब देखो, यदि आपसे पूछा है कि ब्रॉडली पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, ब्रॉडली तो 3 घटक होते हैं, जैविक, अजैविक और ऊर्जा घटक। ब्रॉडली 3 घटक होते हैं। जब हम लोगों ने अच्छे से देखा तो 3 घटक नजर आए कि नहीं आए? जब ब्रॉडली हम लोग देखेंगे तो पर्यावरण कितने घटक नजर आएंगे? हमको 3 घटक नजर आएंगे। 3 घटक नजर आएंगे। एक होगा जैविक घटक, एक होगा अजैविक घटक और एक होगा ऊर्जा घटक। एक होगा ऊर्जा घटक। क्लियर है? एक होगा ऊर्जा घटक। लेकिन अब आप मुझको बताओ कि ऊर्जा के बारे में मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि ऊर्जा जो है यह सजीव है या निर्जीव है? ऊर्जा जो है यह सजीव है या निर्जीव है? तो आप बताओ, ऊर्जा सजीव है या निर्जीव है? तो आपको कि ऊर्जा तो निर्जीव है, और निर्जीव चीजों को हम लोग, जिनमें जीवन नहीं है, उनमें हम लोग किसको रख रहे हैं? कहाँ रख रहे हैं? अजैविक घटक के अंदर रख रहे हैं। यदि ऊर्जा घटक को निर्जीव मानकर अजैविक घटक के अंतर्गत रख दिया जाए तो पर्यावरण के कितने घटक बचेंगे? 2 घटक बचेंगे। ठीक है, पर्यावरण घटक कितने बचेंगे? 2 घटक बचेंगे। इस चीज को हम लोग नोट में लिख लेते हैं। ऊर्जा घटक को ऊर्जा घटक को अजैविक घटक के अंतर्गत रखने पर अजैविक घटक के अंतर्गत रखने पर पर्यावरण के अजैविक घटक। ठीक है, तो जब आप ऊर्जा घटक को कहाँ रख देंगे? अजैविक घटक के अंतर्गत रख देंगे। जब आप ऊर्जा घटक को अजैविक घटक के अंतर्गत रख देंगे तो पर्यावरण कितने घटक बन जाएंगे? मुख्यतः 2 घटक बन जाएंगे, एक बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा क्या होगा? एबायोटिक कंपोनेंट। दूसरा क्या होगा? एबायोटिक कंपोनेंट। बात समझ पा रहे हैं? दूसरा क्या होगा? एबायोटिक कंपोनेंट। इतनी बात आपने अच्छे से समझ ली है। जब भी आपसे पर्यावरण घटक पूछे, जब भी आपसे पूछे क्या, जब भी आपसे पूछे जैवमंडल घटक, जब भी आपसे जियोम के घटक पूछे, जब भी आपसे पारितंत्र के घटक पूछे, आप हमेशा 2 बताते हैं और ध्यान रखते हैं ऊर्जा घटक को किसके अंदर सम्मिलित किया गया है? अजैविक घटक के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब एक और चीज समझिएगा। पृथ्वी, अर्थ, पृथ्वी पर सब जगह तो जीवन नहीं है। जहां जीवन है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जैवमंडल। ठीक है, जैवमंडल को भी छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पृथ्वी से जैवमंडल, जैवमंडल से हम लोग आए जियोम। ठीक, जियोम को आप इंग्लिश बोलते हैं बायोम। क्या बोलते हैं? बायोम। जियोम को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोम। ठीक है, जियोम से आप किस में आए? पारितंत्र में आए। पारितंत्र को आप क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। पारितंत्र को आप क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। पारितंत्र को आप क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। ठीक है, इको
सिस्टम, इको सिस्टम। अब इनमें पूछा जाए, ठीक है, में कोई भी लेके, पृथ्वी पूछा जाए, जीवमंडल पूछा जाए, जीवोम पूछा जाए, पारितंत्र पूछा जाए, में ऊर्जा का मुख्य, प्रमुख, ये वर्ड यूज करके, मुख्य, प्रमुख या फिर प्राथमिक, प्राथमिक का मतलब है जो सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करेगा और उसकी ऊर्जा का यूज करके भले हम उस ऊर्जा को किसी ऊर्जा में रूपांतरित कर दें, प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत में ऊर्जा का प्रमुख या मुख्य या प्राथमिक स्रोत, प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी, है ना। तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका, यहां पर आंसर होगा सन यानी कि सूर्य। यहां पर आंसर क्या होगा, सन यानी कि सूर्य। यहां पर आपका आंसर क्या होगा, सन यानी कि सूर्य। बात समझ गए हैं। यहां पर आंसर क्या होगा, सन यानी कि सूर्य, ठीक है, सन यानी कि सूर्य होगा, ठीक है। और सुनिएगा थर्ड पॉइंट, पृथ्वी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के, पृथ्वी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के, पृष्ठीय क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल के, यस यस यस, 29.2% भाग, और दूसरा बचा क्या, 70.8% भाग, ठीक है। दूसरा बचा 78% भाग, 70.8% भाग, ठीक है। ये और ये, यहां पर क्या है, यहां पर है स्थल मंडल, यहां पर क्या है स्थल मंडल, और यहां पर क्या है जल मंडल। तो बताइएगा हमारी पृथ्वी पर कुल किसकी मात्रा ज्यादा है, तो 71% लगभग, 71% लगभग क्या है, जलमंडल है। इसीलिए हम अपनी पृथ्वी को क्या कहते हैं, इसीलिए हम अपनी पृथ्वी को क्या कहेंगे, पृथ्वी पर जलमंडल की अधिकता के कारण, पृथ्वी पर जलमंडल की अधिकता के कारण पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर जलमंडल की अधिकता के कारण पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। क्या इतनी सारी चीजें आप लोग क्लियर हैं, क्या इतनी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए सुटेबल है, इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सही लगेगी। और पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यदि आपसे ये पूछा जाए तो सूर्य बताएंगे, लेकिन जीव के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप हमेशा भोजन बताएंगे, ठीक है। इतनी बातें हम लोगों ने यहाँ पर की हैं एकदम अच्छे तरीके से। तो पृथ्वी पर जलमंडल की अधिकता होने के कारण, पृथ्वी पर जलमंडल की अधिकता होने के कारण जब पृथ्वी पर उपस्थित जल पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो नीले रंग का क्या होता है, नीले रंग का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है, फैलाव होता है, जिसके कारण पृथ्वी जो है वो दिखती है कैसी, पृथ्वी दिखती है नीली। तो पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट कहते हैं। क्लियर हो पा रही बात। सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है, और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं ठोस द्रव गैस के साथ साथ निर्वात में भी गमन कर लेती हैं। सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है उसके आने का जो तरीका होता है वो विकिरण विधि होती है। इसीलिए हम लोग पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को हम लोग सौर ऊर्जा या फिर सौर विकिरण के रूप में दर्शाते हैं, सोलर रेडिएशन के रूप में दर्शाते हैं। तो ये कुछ जानकारी हो जाती है, पर्यावरण को आपने समझा होगा। अब इसी पर्यावरण को हमको पढ़ना है, इसी पर्यावरण को हमें पढ़ना है और समझना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में भी करने वाले हैं। उसमें हम लोग का टॉपिक थोड़ा सा बदल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज या इन्वायरमेंट था, जिसको आपने अच्छे से समझा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। और क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।